हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट। इसके पहले हम लोग मैट्रिसेस ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैट्रिसेस क्या था? सिंपली एक रेक्टेंगुलर एरे था, मीन्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था, लेकिन उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता था, कोई वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट्स का जो है ना, एक वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? एक वैल्यू फाइंड करते हैं। इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा से डिनोट करते हैं, या ए लिख करके, इसे मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, ए लिख करके मॉड के अंदर रख दे तो इसे भी बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए, या डिटर्मिनेंट ए ऐसे भी लिखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं। मैट्रिसेस में ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 6, कुछ भी, 1 into 3। लेकिन डिटर्मिनेंट में हमेशा एक स्क्वायर होगा, मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। डिटर्मिनेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, मीन्स 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, 3 ऑर्डर का होगा, 4 ऑर्डर का है, मीन्स 4 रोज एंड 4 कॉलम। दैट इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखेंगे सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं। द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज written as A11, A12, A21, A22। मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे ना, ऐसे साइन के साथ रखते थे, या ऐसे ब्रैकेट में। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है, सिंपली 2 लाइन के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट उसे लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैट्रिसेस में आप लोग देख चुके हैं कि रोज कॉलम क्या होता है। अगर nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो उसे कैसे लिखेंगे? A11, A12, A13, ठीक है, और लास्ट A1n, A21, A22, A23, A2n, ऐसे ही करते करते AN1, AN2, AN3, ANn। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये nth रो, और ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड nth कॉलम। ठीक है,
ये तो जानते हैं ना, इसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसे हम रो बोलते हैं, एंड जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसे कॉलम बोलते हैं। अब देखेंगे, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहला ए आई जे का मतलब क्या होता है? इट इज अ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ए आई जे स्टैंड्स फॉर एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, ए आई जे क्या बताएगा? ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट है। अगर कोई पूछे कि किसी n ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर 2 ऑर्डर का रहे तो 2a स्क्वायर, 3 ऑर्डर का रहे तो 3a स्क्वायर, 4 ऑर्डर का रहे तो 4a स्क्वायर, n ऑर्डर का रहे तो n स्क्वायर, क्योंकि उतने ही रोज होंगे और उतने ही कॉलम्स होंगे। अगर एक डिटर्मिनेंट है तो ये जो एलिमेंट्स हैं A11, A22, A33, इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, A11, A22, A33 का जो एलिमेंट्स है ना, इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे है A11, A12, A21 और A22, इसका एक्सपेंशन करना है तो सबसे पहले इस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, फिर माइनस का साइन देंगे और इस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब देखिएगा, पहले मैं बोला ना कि ऐसे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इस डायगोनल एलिमेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास दिया हुआ है डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू 5, 3, 2, 1, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 इंटू 1 5,
-2 इंटू 3 6 यानी कि -1। तो देखो मैट्रिसेस में कोई वैल्यू नहीं होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक वैल्यू लाए -1, एक नंबर लाए। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए साइन सिस्टम क्या होता है। अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो हम ऐसे यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे लिखते हैं। थर्ड ऑर्डर का है तो प्लस, सबसे फर्स्ट एलिमेंट को प्लस लेते हैं, यहाँ वाला माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, बस अल्टरनेट कर दो, प्लस माइनस प्लस। फोर्थ ऑर्डर का रहेगा तो वो भी सेम, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर। तो ये साइन स्कीम ध्यान रखें, 2 ऑर्डर में तो कुछ वैसा जरूरी नहीं है, लेकिन इनके लिए सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए साइन स्कीम ध्यान रखें। ये सबसे फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, फिर इसका साइन स्कीम नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और बाकी हर एक जगह वैसे ही चेंज कर दें। तो इसी साइन स्कीम के हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं। तो वो देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का कैसे एक्सपेंशन होता है देखिएगा। अगर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो साइन, अब क्वेश्चन है ना कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सपेंशन along फर्स्ट रो के along एक्सपेंशन करते हैं। तो फर्स्ट रो ये है ना, तो यहां पे साइन पहले लिख ले, प्लस माइनस प्लस। चलिए, तो सबसे पहले इस एलिमेंट को लिखेंगे A11, इस एलिमेंट को लिखे A11। उसके बाद ये जिस रो में है उसको ढक देंगे, जिस कॉलम में है उस सारे एलिमेंट्स को, और ये जिस रो में है उस सारे एलिमेंट को ढक दें। तो बगल में एक नया एक 2x2 का मैट्रिक्स बना, A22, A23, A32 एंड A33। बात समझ में आ रही है क्या? हम बोले कि A11 को लिखे, ये जिस कॉलम में है उसको हटा दिए, जिस रो में है इसको भी ढक दे। अब देखिए बचा क्या, इस रो में है इसको भी ढक दो, इसको भी ढक दो, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे, इसका एक डिटर्मिनेंट लिख दो। फिर सेकेंड एलिमेंट को लिखे तो -A12, क्योंकि निगेटिव यहाँ पे होता है, और इसके बगल में भी एक डिटर्मिनेंट आएगा। तो देखो इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो ये दो और ये दो, तो A21, A23, A31, A33। फिर लास्ट वाले को A13, तो A13 मीन्स इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो ये बचेगा A21, A22, A31 एंड A32।
इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A11 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 822 833 माइनस A32 A23 माइनस A12 इंटू A21 A33 माइनस A31 A23, फिर प्लस A13 इंटू A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, तो ये क्या है, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन यही आया। तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, किसी और रो या कॉलम के अलोंग करके देखते हैं इसका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन अलोंग थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम का। तो अगर थर्ड कॉलम का एक्सपेंशन के अलोंग करना है ना, तो इसका एलिमेंट्स पहले लिख ले। यहाँ पे प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये माइनस के साथ होगा और ये प्लस के साथ होगा। चलिए, तो सबसे पहले इस एलिमेंट को लिखेंगे A13, ठीक है। जब इस एलिमेंट को लिखे तो इसे ढकेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनेगा। तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख लो, इसको ढको, ये डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई माइनस ये, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। फिर इस एलिमेंट को लेंगे माइनस के साथ, तो माइनस A23, और इस रो को ढकेंगे, इस कॉलम को ढकेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। A11 एंड ये रो और ये कॉलम, तो A32 माइनस, देखिए इसको हटा दिए, इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इसको करेंगे A31 और A12, A12, फिर यहां पे प्लस के साथ, मीन्स ये साइन जो है ना, सिर्फ यहां पे जो लिखते हैं ना कॉमन लेकर के, वहीं पे इसका यूज करते हैं। तो A33 का अगर ले, तो ये रो और ये नीचे का कॉलम, ये रो और ये कॉलम नहीं रहेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, A11 A22 माइनस A21 एंड A12, तो ये आया थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन। अगर डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करें, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगा। इस रो के अलोंग भी कर सकते थे, इसके अलोंग भी कर सकते थे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किया जा सकता है। Solve the given determinant. Solve the given determinant. ठीक है, तो पहले सॉल्व करके इसको देखते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंशन करें तो 1 इंटू इसको ढकेंगे, इसे ढकेंगे, 5 इंटू 0 0 माइनस 12, फिर -2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो -2 इंटू इसे ढकेंगे 4 इंटू 0 0 माइनस 7 इंटू 6 42,
फिर +3 इंटू इसे ढक दे, 4 2 जा 8 -35 सॉल्व कर लिए। -12 -42 इंटू 2 84, ठीक है, ये आएगा -81, तो ये हो जाएगा 84 -81 -12 +3 -9। अगर कोई बोलेगा किसी और रो या कॉलम के लॉन्ग, तो वैसे भी करके देखें, आंसर सेम आएगा। आप करके देख सकते हैं। 4 इंटू इस रो के अलोंग अगर कर, सेकेंड रो के अलोंग अगर करना चाहते हैं तो 4 इंटू इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 0 -6 -4 इंटू, फिर +5 इंटू ये दोनों हटा देंगे, 0 -21, फिर यहाँ पे -6 इंटू 2 -14 करेंगे, आंसर वही आएगा। नोट में एक पॉइंट देखिएगा, द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंड with respect to any row or column. The value will be सेम। डिटर्मिनेंट को किसी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर दे, वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। मीन्स फर्स्ट रो से अगर एक्सपेंशन करें तो भी वही आएगा, सेकेंड रो से एक्सपेंशन करें तो भी वही आएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। एक और चीज, जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो हो, एक्सपेंशन उसी से करें क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा। फॉर easier calculation, expand the determinant along that row or column which contain maximum 0। बोल रहा है फॉर इजियर कैलकुलेशन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम 0। जिसमें मैक्सिमम 0 हो ना, उसी के अलोंग डिटर्मिनेंट को क्या करें, एक्सपेंड करें। एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर यही डिटर्मिनेंट है, इसमें एक और यहां पे 0 होता, तो इसमें क्या, अगर इसके अलोंग करते ना थर्ड कॉलम के अलोंग तो एक 0 होता, सेकेंड कॉलम के अलोंग भी एक 0 होता, लेकिन थर्ड रो के अलोंग करेंगे तो दो 0 आ रहा है। तो इसका एक्सपेंशन अगर कर दे अलोंग थर्ड रो, तो थर्ड रो के अलोंग करेंगे तो यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 7 इंटू ये हट गया 2 इंटू 6 12 माइनस 15। अब सोचो यहां पे -0 इंटू कुछ भी लिखे 0, फिर यहां पे +0 इंटू कुछ भी लिखे 0, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो 7 इंटू 15 - 12 -3 यानी कि -21। तो ये हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट हेडिंग, एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बाय सारस रूल। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, सारस रूल आर डी शर्मा में है, आर एस अग्रवाल में भी आई थिंक नहीं है, ठीक है, आर डी शर्मा में दिए हुए हैं। तो एक बार देख ले, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं है। ये सारस रूल सिर्फ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड ओनली फॉर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। जैसे कि अगर एक डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अगर इसका एक्सपेंशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सारस रूल समझे क्या है। सारस रूल बोलता है कि इन सभी को लिखो एज इट इज, पहले कॉपी करें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और ये लिखने के बाद इनिशियल दो लाइन जो है, दो कॉलम, उनको फिर से रिपीट कर दें, A11, A21, A31, A12, A22, A32, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ऐसे इन सभी एलिमेंट्स को ऐसे तीन लाइन ऐसे ड्रॉ करें और फिर ये जो एरो नीचे की ओर है इनको मल्टीप्लाई कर करके पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करेंगे और जो ऊपर की ओर है इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बता रहा हूं कैसे। तो डेल्टा इक्वल टू लिखेंगे A11, A22, A33, A11, A22, A33 प्लस A12, A23, A31, A12, A23, A31 प्लस A13, A21, A13, A21, A32, ठीक है। इन सब को पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और फिर नेगेटिव दे करके इन सबको A31, A22, मतलब इन सबको बोलो कि इसको मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर दो और उसमें से इसको मल्टीप्लाई कर करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो A31, A22, A13, फिर इन तीनों एलिमेंट्स को A32, A23, A11 और लास्ट A प्लस A33, A21, A12। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसी रूल को बोलते हैं सारस रूल। लास्ट क्वेश्चन जो हम किए थे, एक डिटर्मिनेंट सॉल्व किए थे थर्ड ऑर्डर का, उसको सारस रूल से भी एक बार करके चेक कर लेते हैं, वैल्यू सेम आएगा। जनरली आप लोग वो एक्सपेंशन वाला जो मेथड था ना वो करें, सारस रूल यूज ना करें। 1 2 3 4 5 6 7 2 0, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 2 0 1 4 7 2 5 2, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 5 इंटू 0 कितना आएगा 0, 2 इंटू 6 इंटू 7 82, सॉरी 84 प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू 2
24, फिर माइनस इसे ये 7 इंटू 5 35 इंटू 3 5 जा 15 105, इसे करें 6 2 जा 12 इंटू 1 12 एंड दिस इज 0। अगर इसे ऐड करें तो 4 4 8 8 2 10 माइनस 5 2 7 1 1। देख ले कितना आया वैल्यू 117 माइनस 108 यानी कि -9। ठीक है, तो यही उस डायरेक्ट एक्सपेंशन जो लैपलास लॉ से किए थे उससे भी तो यही आया था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर। अब आप लोग एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का कर सकते हैं। तो देखिएगा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का माइनर क्या होता है? तो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है उस रो एंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करके जो बचा एलिमेंट है, बचा डिटर्मिनेंट है, उसी को बोलते हैं उसका माइनर। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट obtained by deleting rows and columns of an element is called minor of that element and it is denoted by MIJ से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब हमसे बोले क्या, M11 फाइंड करो, मीन्स माइनर फाइंड करो 1 1 एलिमेंट का। तो मैं क्या बोला कि अगर 1 1 का माइनर फाइंड करना है तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हटा दो और बचे डिटर्मिनेंट को लिख दो। तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा A22 A23 A32 एंड A33। इसे क्या बोलेंगे, इसका माइनर बोलेंगे। अगर कोई बोला कि बताओ माइनर ऑफ 2 2, तो ये किस रो में है, किस कॉलम में है, उसको हटा दो। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को हटा दो, A11 A31 A13 एंड A33। ठीक है, ये क्या है 2 2 का। अगर माइनर फाइंड करना हो 3 2 का तो इस रो को, इस कॉलम को हटा दें, A11 A13 A21 A23, तो इससे 2 3 का आ गया, सॉरी 3 2 का फाइंड करना था ना। हाँ, तो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो ये हुआ माइनर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, किसी एलिमेंट का कोफैक्टर। कोफैक्टर को डिनोट करते हैं CIJ से, ठीक है। तो CIJ इज -1
का पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे मीन्स माइनर को -1 के पावर i प्लस जे से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कोफैक्टर इज आइदर माइनर ऑफ दैट एलिमेंट और नेगेटिव ऑफ माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। मीन्स ये वैल्यू या तो +1 आएगा या -1 आएगा। अगर सम इवन होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये कब होगा? जब i प्लस जे इवन हो। और ये कब होगा? जब i प्लस जे ऑड हो, तब ये होगा। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का माइनर लिखो उसके साइन स्कीम के साथ, प्रॉपर साइन के साथ, जैसे बताए थे ना यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस। मीन्स यहाँ इस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है ना तो इस एलिमेंट का माइनर निकालो और प्लस के साथ रहने दो, तो वो क्या होगा? उसका कोफैक्टर। यहाँ के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो माइनर निकालो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ का निकालना है तो वही जो आएगा माइनर वही हो जाएगा। तो एक एग्जांपल देख ले। 1 2 3 4 5 6 3 2 1। अगर हमसे पूछे कोफैक्टर 1 1 का, तो हम क्या बोलेंगे? यहां का माइनर निकालो, वही हो जाएगा 5 6 2 1। यहां पॉजिटिव होता है ना तो पॉजिटिव रहने देंगे और इसको सॉल्व कर ले। 5 - 12 -7। अगर कोफैक्टर बोले 2 2 का तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो ये भी वही हो जाएगा। इसको हटा दे, इसको हटा दे, 1 3 3 1। अगर बोले कोफैक्टर 2 1 का, मीन्स इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो प्लस यहां पे क्या होता है? माइनस, तो आगे माइनस साइन लगा देंगे और इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे। 2 3 2 1, 2 - 6 -4। तो इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।